श्री राधा रमनो विशते। सो आज हम करेंगे स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर May 26 एज वेल एज कुछ जो अमेंडमेंट्स जो फाइनेंस एक्ट 2025 से हुए जो आईसीआई ने अब नोटिफाई करे हैं, तो हम उसको अब इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू देखने वाले समझने वाले हैं। सो सबसे पहले देखो, एक तो आपकी जीएसटी की रेट चेंज हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक तो जीटीए की जो सर्विसेज में अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करते हो तो जीटीए के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है 5% विदाउट आईटीसी, ठीक है, और दूसरा हुआ करता था 12% विद आईटीसी, बट वो अब क्या हो गया है 18% विद आईटीसी हो गया है। ठीक है, सो 12% की रेट अब 18% से रिप्लेस हो गई है। उसके अलावा एक मोटर व्हीकल रेंटिंग का केस हुआ करता था, डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल आपका इंक्लूडेड रहता है कंसिड्रेशन में फ्रॉम द रेसिपेंट। सो इसके केस में भी जीएसटी की रेट दो हुआ करती थी फॉरवर्ड चार्ज के केस में, कि 5% विद लिमिटेड आईटीसी और दूसरा हुआ करता था 12% विद फुल आईटीसी, जो कि अब हो गया है 18% विद फुल आईटीसी। ठीक है, इस जीटीए वाले इम्पैक्ट से हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ। एग्जाम्पशन चैप्टर में आओ, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ठीक है, इसके यहाँ पे पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है सेल्स टू लोकेशंस वाला। इसके यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन में एफसीएम ऑप्टेड है, तो 12% की जगह 18% कर लो, उससे आपका जो ये आंसर है यहाँ पे इसमें 13,140 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका जो टोटल है वो 47,815 हो जाएगा। एंड ये जो फर्दर कंप्यूटेशन है इसमें भी 13,140, देन जो मार्कअप ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा था इन दी फ्रेट प्लस जीएसटी कंपोनेंट, वो कितना हो जाएगा 87,863। एंड फाइनली आपका इसके ऊपर 12% का जो जीएसटी है वो हम प्रिंसिपल सप्लाई वाली रेट से लगा रहे थे, तो वो 10,544 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली आपका टोटल हो जाएगा 96,451 का। ठीक है, सो इसको आप इस तरीके से चेंज कर लो। बाकी मैं ये पर्टिकुलर पीडीएफ गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर ही लेना अलॉन्ग विद दिस अमेंडमेंट शीट। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक अमेंडमेंट आया है। हालांकि आईसीआई इसको मेन प्रोविजन में कंसिडर नहीं करती थी, इस पर्टिकुलर लिमिट को आईसीआई अपने कोर्स का पार्ट नहीं बनाती थी, बट इसमें अब जब ये लिमिट रिमूव हो गई तो इसको कोर्स का पार्ट बना के अमेंडमेंट में डाल दिया है। तो देखो, पहले एक कंडीशन क्या हुआ करती थी कि अगर टैक्स इन्वॉल्व है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर आप क्रेडिट नोट्स के थ्रू देते हो और उसमें टैक्स इन्वॉल्व अगर 5 लाख तक का हुआ करता था ना, तो सप्लायर को सिर्फ रेसिपेंट से अंडरटेकिंग लेनी पड़ती थी। और अगर यही अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा हुआ करता था तो फिर CA-CMA का सर्टिफिकेट चाहिए हुआ करता था, कि रेसिपेंट बेसिकली ये देता था कि भाई हमने आईटीसी रिवर्स कर लिया है, तो आप भी अपनी जीएसटी लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली फिर कम कर सकते हो। बट अब इस रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है बाय अ पर्टिकुलर सर्कुलर। सो ये रिक्वायरमेंट पहले आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं थी, बट अब जब इसको रिमूव कर दिया, इसको यहाँ पे सर्कुलर के थ्रू आपके स्टैट्यूटरी अपडेट में इसको इंक्लूड कर रखा है, तो बस याद रख लेना, कहीं कंफ्यूज करने के लिए कुछ दे दे पॉइंट। ठीक है, सो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर आप क्या करते हो 15(3) की कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो कि इनवॉइस वाइज उनको वर्कआउट कर सकते हो, प्री अग्री था वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और रेसिपेंट क्या कर रहा है प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पीओएस में डिडक्ट हो जाता है। तो उसके लिए पहले क्या कंडीशन थी कि अगर 5 लाख से ज़्यादा का होता तो CA-CMA का सर्टिफिकेट चाहिए होता था फ्रॉम रेसिपेंट और अदरवाइज अंडरटेकिंग। बट अब ये रिक्वायरमेंट जो फ्रॉम रेसिपेंट, अब उनको ना तो सर्टिफिकेट चाहिए ना अंडरटेकिंग चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एक अच्छा चेंज आया है इसको याद रखना कि जीएसटी की रेट लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग वाली जो चीज़ है उसके अंदर अब 40% आपको कंसिडर करनी रहेगी। एंड अकॉर्डिंगली जो लॉटरी वाले में अपन बैक कैलकुलेशन करके जो VOS कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें भी 100/128 की जगह 100/140 कंसिडर करोगे ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट, एंड रिस्पेक्टिवली अगर प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट को आप यूज़ कर रहे हो तो उसका भी आप 100/140 करके ही यूज़ करोगे। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन अमेंड हो रहा है VOS का। VOS में आप क्वेश्चन नंबर पे आओ 30 पे, पेज नंबर 75। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी GST की रेट 40% कर लो एंड इस पर्टिकुलर अमाउंट को चेंज कर दो ताकि हमारा आंसर पॉजिटिवली आ पाए, है ना। तो उसको 10,000 की जगह 12,000 कर दो यहाँ पे। ठीक है, सो उससे आंसर में देखो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा कि एक तो जो आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो
10,000 यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इन दी मास्टर वॉलेट। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 100/140 करके, ठीक है। पहले 128 हुआ करता था यहाँ पे। सो ये आंसर आपका हो जाएगा 7143 का। फिर अकॉर्डिंगली आपका जीएसटी कितना हो जाएगा, 2857 का। और यहाँ पे भी 11,000 जो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट था, तो उसके ऊपर हम 40% का रेट निकालेंगे तो 4400 हो जाएगा। सो इससे आपका जीएसटी टोटल यहाँ पे बन जाएगा 7257 का। और जो आप नेट बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हो टू योर बैंक अकाउंट, उसमें भी अकॉर्डिंगली फिगर्स चेंज हो जाएंगे। दो तो आपके जीएसटी के फिगर्स चेंज होंगे, एक इसको मैंने 10,000 की जगह 12,000 कर दिया, ये आप इसको अमेंड कर लो एंड फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 1743 का, ठीक। देन थर्ड है क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस डाउट विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट्स अंडर जीएसटी। तो कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रखे। सबसे पहला इशू देखो, वेदर फुल आईटीसी इज अवेलेबल व्हेन रेसिपिएंट मेक्स डिस्काउंटेड पेमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स इशूड बाय सप्लायर। सो अगर फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स इशू होते हैं तो उसके कारण जीएसटी लाइबिलिटी ना तो कम होती है और ना ही आईटीसी का रिवर्सल फिर रिक्वायर्ड होता है। तो रेसिपेंट पूरा का पूरा आईटीसी बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि सप्लायर टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर रहा तो हम आपका आईटीसी किस बात का रिड्यूस कर सकते हैं फिर, ठीक है। सो हमें आपको यहाँ पे कोई आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप पूरा का पूरा आईटीसी ले सकते हो। ये तो पहले से भी मतलब क्लियर ही थी ये सिचुएशन। तो बट कुछ आगे वाली जो चीज़ है वहाँ आपको से थोड़ा समझना रहेगा। नेक्स्ट देखो, वेदर पोस्ट सेल डिस्काउंट बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर इज कंसिडरेशन फॉर डीलर सप्लाई टू एंड कस्टमर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज जो आपका अरेंजमेंट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर डीलर को सेल कर रहा है और डीलर फिर कस्टमर को सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को क्या दे देता है, कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे देता है, तो क्या हम उसे ऐसा माने कि ये डीलर की जो सेल है, डीलर की सेल्स का पार्ट बनना चाहिए? क्या ये डीलर की सेल्स का पार्ट बनना चाहिए या नहीं? दिस क्वेश्चन अराइजेस। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस वाले केस का भी मैं सेकेंड पार्ट आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी, फिर फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो देखो, सपोज मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट 20,000 का किसको बेचा, डीलर को बेचा। अब डीलर इस प्रोडक्ट को नॉर्मली क्या करता है, 25,000 का सेल करता है, नॉर्मल प्राइस ये है। बट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने स्पेशली कस्टमर के साथ उसका ऐसा अग्रीमेंट हो रखा है या उन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐसी सेल्स पॉलिसी अनाउंस कर दी, वॉट एवर रीज़न से, डीलर को इंस्ट्रक्शंस मिले फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर कि इस प्रोडक्ट को आप डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या करो, कस्टमर को अवेलेबल करवाओ, से 23,000 पे आप कस्टमर को अवेलेबल करवाओ। डीलर बोलेगा पागल वागल समझा है कि भाई मैं 20,000 का इसको ख़रीदता हूँ, 25,000 में बेचता हूँ, 5,000 का प्रॉफिट कमाता हूँ, मैं क्यों करूँगा ऐसा, मेरी कहीं मती मारी गई है क्या, ठीक है। मेरा क्या फ़ायदा है ऐसा करने में कि डिस्काउंट पे बेचने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो 3,000 का ही प्रॉफिट कमा पाऊँगा इस ट्रांजैक्शन में। तो मैन्युफैक्चरर क्या कहता है कि तुम 23,000 तो किससे चार्ज कर लो, फ्रॉम द कस्टमर, जो रिमेनिंग 2,000 होगा ना वो तुम मुझसे एज डिस्काउंट ले लो। क्या करो, तुम एज डिस्काउंट मुझसे ले लो, मतलब यहाँ पे तुम मुझे नेट पेमेंट 18,000 का ही कर देना। सो अल्टीमेटली इस बार भी क्या हुआ, 18,000 वर्सेस 23,000, अल्टीमेटली मुझे 5,000 का ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो डीलर क्या कहेगा, हाँ अब मैं मान जाऊँगा, अब मैं आपकी बात मान सकता हूँ। सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हम यहाँ पर किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के केस में अगर आप देखोगे तो इसको हम फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपका हो रहा है। अभी हमने समझा पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू होता है ट्रांजैक्शन प्लेस, आप उसको उससे जीएसटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं लाते हो, आप उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस नहीं करते हो। तो पूरा का पूरा
20,000 पे क्या लगना चाहिए, जीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, चलो इसकी बात सही है। जो सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ उसमें किस वैल्यू पे हम जीएसटी लगाए? क्या हम 23,000 कंसिडर करें या जो नॉर्मल प्राइस होती थी 25,000 वो कंसिडर करें? लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अनरिलेटेड पर्सन है, प्राइस सोल कंसिडरेशन है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस होता है वही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करते हैं। वैल्यू सप्लाई के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम ऐसे ही थोड़ी ना ओपन मार्केट वैल्यू वगैरह वाले रूल्स लगा देते हैं। वो कुछ रीजंस होते हैं तभी लगा पाते हैं ना कि रिलेटेड पार्टी है या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, एजेंट वगैरह का केस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो क्वेश्चन एक्चुअली में पता है क्या राइज हो रहा है, दे आर सेइंग कि क्या ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जो मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है, उसको आप डीलर ने जो सेल करी है 23,000 की टू दी एंड कस्टमर, तो ये जो 2,000 का डिस्काउंट मिला है, इसको क्या आप डीलर की सेल का ही पार्ट मान सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यही तो हुआ है। डीलर ने 23,000 का एक्चुअली में सेल किया है क्या? नहीं, डीलर ने 23,000 का दिख रहा है 23,000 का, लेकिन 2,000 अल्टीमेटली उसको 23,000 उसने कस्टमर से लिया और 2,000 उसको मैन्युफैक्चरर से मिल गए हैं। और प्राइस तो क्या, कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी प्राइस पे हो रही है गुड्स और सर्विसेज के लिए, चाहे वो रेसिपेंट दे रहा हो चाहे उसका पेमेंट कोई और कर रहा हो, दैट इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। सो द क्लैरिफिकेशन इज कि अगर ऐसा मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में अग्रीमेंट है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल की जाएगी एंड उसके कारण मैन्युफैक्चरर को डिस्काउंट देना पड़ रहा है टू दी डीलर, तो उसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना रहेगा, उसको आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना रहेगा। सो सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको पहले पढ़ेंगे हम। सो इफ मैन्युफैक्चरर हैज सम अग्रीमेंट विद द एंड कस्टमर टू सप्लाई गुड्स एट द डिस्काउंटेड प्राइस, मैन्युफैक्चरर में इशू कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट टू द डीलर enabling such dealer to provide goods at the agreed discounted price, तभी तो वो मानेगा, नहीं तो थोड़ी मानेगा, पागल थोड़ी है वो। Therefore, it is clarified that such a post-sale discount given by manufacturer to dealer for supplying goods to end customer at a discounted rate should be included in overall consideration as it is an inducement towards supply of goods by dealer to end customer। उससे डायरेक्टली क्या हो गया, रिलेटेड हो गया। ठीक है, सो सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन के केस में फिर आप क्या करोगे, 23 पे नहीं 25,000 पे जीएसटी आपको लगाना रहेगा। क्या 25,000 पे जीएसटी लगाना रहेगा। नेक्स्ट देखो, इसी में क्या इम्प्लीकेशन हो सकता था एक और, कि आपने ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था कि मैन्युफैक्चरर ने ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं किया था कि कस्टमर को डिस्काउंटेड रेट पे ही क्या देना है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ही ये सेल होनी है। ठीक है, ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर क्लॉज नहीं था कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रोवाइड करना ही है। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने ऐसा कह रखा था कि आप हमसे क्या करोगे, आप हमसे सपोज 10,000 यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की खरीद लोगे तो हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। और मैंने ये कंडीशन मीट कर दी, इसके कारण मुझे क्या हो गया, 10% का डिस्काउंट मिल गया। इसके कारण क्या हुआ, मुझे 10% का डिस्काउंट मिल गया। अब इस रीज़न से मैंने खुद ने सोचा कि मैं अपनी थोड़ी सेल्स वगैरह बढ़ा लेती हूँ, है ना, और इस रीज़न से ये डिस्काउंट फर्दर पास ऑन मैंने कर दिया टू दी कस्टमर। तब क्या इस पोस्ट सेल डिस्काउंट को आप कंसिडर करोगे एज कंसिडरेशन ऑफ दी सेल? तब आप ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि ये कोई डायरेक्टली रिलेटेड है ही नहीं। तो देखो पढ़ेंगे हम यहाँ से, इट सेज कंसिडरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे उसको रेसिपेंट पे करे चाहे कोई और पर्सन पे करे। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, रेसिपेंट पे करे चाहे कोई और पर्सन पे करे। तो सेकंड कंडीशन में कोई और भी पे कर रहा था, इसलिए हम उसको कंसिडरेशन का पार्ट मान सकते हैं। अब जो फर्स्ट केस है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में, ठीक है, ऐसी कोई गारंटी नहीं हुई थी कि कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे ही प्रोडक्ट सेल होगा,
तो दो इंडिपेंडेंट सेल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर डीलर के साथ कर रहा है और दूसरा डीलर एंड कस्टमर के साथ में कर रहा है। सेल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक बार सेल हो गई तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हो चुका है। अब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सेल कर दी, उसके बाद डीलर की पूरी ओनरशिप है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर उसमें कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, जनरली सेल का यही मतलब होता है। सो सेल इज़ कम्प्लीटेड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। जैसे आप ओनरशिप दे दोगे, सेल तो कंप्लीट हो गई, अब आपका उन प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो ये डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, पोस्ट सेल वाले डिस्काउंट, ये जनरली किस लिए दिए जाते हैं? जैसे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस करो, या हम कई बार जैसे सेल हमने यहाँ पे ये जो लिमिट रखी, सपोज़ मैंने रख दी कि अगर आप 10,000 यूनिट्स की सेल करोगे तो मैं आपको ये 10% का डिस्काउंट दूंगी। तो ये जनरली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को पुश करने के लिए, सेल्स को पुश करने के लिए, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बनाने के लिए ये करी जाती है। और इनका कोई इंडिपेंडेंट कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, इंडिपेंडेंट इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो आर नॉट लिंक्ड टू एनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी रेंडर्ड बाय डीलर टू दी मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को डीलर ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। जबकि सेकेंड केस में डीलर ने क्या किया, डीलर ने हेल्प करी टू ऑफ द मैन्युफैक्चरर की उनकी सेल्स बूस्ट हो सके। इसलिए मैन्युफैक्चरर चाह रहा था कि भाई 23,000 पे बेके उनका प्रोडक्ट, तो डीलर ने सर्विस दी और उसके बदले में उसको 2,000 मिले, इसलिए हम उसको क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे हैं। बट फर्स्ट केस में जब ये दोनों ट्रांजैक्शन का आपस में कोई लिंकेज नहीं होगा तो फिर हम उसको इंक्लूड नहीं करते सकते हैं। तो सच अ डिस्काउंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन एज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ फर्दर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, सेपरेट ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोवाइड करूँ ही करूँ, कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में भी कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग। मेरे को लगता है कि ये बेनिफिट मुझे पास ऑन करना चाहिए तो मैं कर दूंगी, मुझे नहीं लगता तो मैं नहीं भी करूँ। ठीक है, सो ये जो डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं ये फर्दर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए है, सेल्स को पुश करने के लिए है, लेकिन उसका एक्चुअली में वैसे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ऐसी कोई ऑब्लिगेशन डीलर के ऊपर नहीं डाली जा रही है, जबकि यहाँ पे डीलर के ऊपर ऑब्लिगेशन हो गई थी क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में अरेंजमेंट हो चुका है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ही उसको सेल करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया सेकंड क्लैरिफिकेशन। थर्ड क्लैरिफिकेशन देखना कि क्या ये जो पोस्ट सेल डिस्काउंट है जो डीलर को दिया जा रहा है उसको आप कंसिडरेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ट्रीट कर सकते हो क्या? कंसिडरेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अब सपोज मुझे क्या हुआ, ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया, मैंने सपोज सेल करी 10 लाख की और मुझे 1 लाख का इन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ऐसे तो मुझे क्या करना पड़ता है, 10 लाख पे करने पड़ते हैं, बट अब मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, नेट में 9 लाख ही पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा तो फ़ायदा हो गया है ना। तो मैंने सोचा यार कि अब मेरे को फ़ायदा हुआ, ये डीलर सोच रहा है, ये सब डीलर सोच रहा है मुझे फ़ायदा हो ही गया है 1 लाख रुपए का, तो मैं खुद की भी तो सेल्स बढ़ाने में थोड़ा सा यार कुछ मार्केटिंग वगैरह कर लूँ, कुछ एडवर्टीजमेंट्स कर लूँ, कुछ अपने बिजनेस का प्रमोशन कर लूँ, मेरे पास पैसा अब भाई बच रहा है जेब में। तो इस डिस्काउंट के कारण प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करने में डीलर को हेल्प मिल गई। बट आइडियली देखा जाए तो अगेन वही बात आ जाती है कि ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करना डीलर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन थी क्या? ऑब्लिगेशन तो नहीं थी, बट हाँ क्योंकि उसका पैसा बच गया इसलिए उसने ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर ली। तो मैन्युफैक्चरर और डीलर का यहाँ पे कोई अरेंजमेंट हुआ है क्या कि भाई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी? कोई अरेंजमेंट जब हुआ ही नहीं तो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज दी क्या? नहीं दी। तो जब डीलर ने मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज ही नहीं दी तो ये जो डिस्काउंट है इसको आप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का कंसिड्रेशन मान के, सर्विस मान के आप इसको टैक्सेबल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर हाँ यही हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको मेरे बिहाफ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फिर वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। सो डीलर्स में अंडरटेक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आफ्टर रिसीविंग पोस्ट सेल डिस्काउंट्स बट दिस इंक्रीजेज देयर ओन सेल्स। वो खुद के लिए कर रहे हैं भाई। सो डिस्काउंट मियरली रिड्यूसेस सेल प्राइस
एंड इज़ नॉट कंसिडरेशन फॉर सेपरेट सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। और इस डिस्काउंट से हो भी सकता है कि मैं क्या कर दूँ, अपनी सेल्स की प्राइस कम कर दूँ ताकि मेरे प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बिकने लग जाए, मुझे भी ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा लोग मुझे, ज़्यादा कस्टमर्स मुझे मिले, ठीक है। बट ये मैंने कोई सेपरेट सर्विस मैन्युफैक्चरर को नहीं दी है, नहीं दी है, नहीं दी है। सो कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता है इस डिस्काउंट के ऊपर। एंड दूसरा क्या केस हो सकता है कि जीएसटी कब लग सकता है, जीएसटी विल बी लेविएबल वेयर डीलर अंडरटेक स्पेसिफिक प्रमोशनल एक्टिविटीज अंडर एन अग्रीमेंट विद द क्लियरली डिफाइंड कंसिडरेशन। कि भाई मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, तुम क्या करो, मेरे लिए मेरे बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट करो, मेरे को ब्रांडिंग पार्टनर बन जाओ, कैंपेन्स चलाओ। तो अगर ऐसा हो गया, स्पेसिफिक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करने की मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, क्लियरली डिफाइंड कंसिडरेशन है, तो उसके केस में मुझे ऑब्वियसली टैक्सेबल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट सर्विस दे रही हूँ टू दी मैन्युफैक्चरर। और ऑब्वियसली अगर आप एक्चुअली में सेपरेटली को सर्विस दोगे तो फिर वो तो क्या होगा, जीएसटी में टैक्सेबल हो ही जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आप इसको सिंपल सा ऐसा याद रखो कि अगर आप अंडर एन ऑब्लिगेशन हो तब वो क्या बन जाएगा, आपकी सेपरेट सर्विस बन जाती है, तो तब वो जीएसटी में टैक्सेबल होगा। और अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मियरली आप बस कर रहे हो अपने हिसाब से, देन दैट इज़ नॉट अ सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक ना, देखो एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में कुछ आपके न्यू एग्जेम्पशंस इंसर्ट भी हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो ध्यान देना। एक तो आपका अमेंडमेंट हुआ करता था, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो आप रोड से करते हो ना, वो आपके एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, इनलैंड वाटरवेज वाले एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, एक्सक्लूडिंग आपका जीटीए और कुरियर एजेंसीज, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, क्या कि ये एग्जेम्पशन एंट्री लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर इको के थ्रू प्रोवाइड होती है, ठीक है, जैसे ब्लिंकिट हो गया, आपका स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, है ना, लोकल डिलीवरी की सर्विसेज दे रहे हैं सब, तो इको प्रोवाइड कर रहा है या इको के थ्रू प्रोवाइड हो रही है लोकल डिलीवरी की सर्विसेज, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड ही है, और वो जीटीए भी नहीं है, ना ही वो कुरियर वाले लोग हैं, तो उनको एग्जेम्पशन में कवर मान सकते थे। लेकिन स्पेसिफिकली अब इसको एक्सक्लूड कर दिया है कि ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक। और इसको हम 9(5) में टैक्सेबल करेंगे, अभी हम देखेंगे। फिर कुछ न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस हुई है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और उनकी री इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। सो 36C, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। जो इंश्योरेंस ले रहा है वो एक ग्रुप नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जहाँ पे इंश्योर्ड क्या होगा, या तो खुद इंडिविजुअल होगा, ठीक है, जैसे मैं अपना इंश्योरेंस करवा रही लाइफ इंश्योरेंस, सो दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय दिस एग्जेम्पशन एंट्री, या फिर मैं अपना और मेरी फैमिली का इंश्योरेंस करवा रही हूँ। और यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन हमने जो सप्लाई वगैरह में पढ़ी थी, दैट फैमिली की डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन। जैसे जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग भी फैमिली में उन्होंने इंक्लूड कर लिए हैं, इंश्योरर ने इंक्लूड कर लिया, हम सब इंडिविजुअल्स को अपनी फैमिली का पार्ट मान लेंगे, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल एंड फैमिली ऑफ सेड इंडिविजुअल, फैमिली का मतलब क्या है, ऑल इंडिविजुअल्स इंश्योर्ड एज फैमिली इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सेम ये जो हमने लाइफ वाला पढ़ा, ये सेम आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे भी हो जाएगा एप्लीकेबल, सेम डेफिनेशन है, सेम आपका एक्सप्लेनेशन है। और इन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का आप क्या करवाते हो, री इंश्योरेंस भी करवाते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर इसी के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर एंट्रीज 36C एंड 36D, group means group of persons who join together with commonality of purpose or for engaging in a common economic activity other than availing insurance, and includes, ग्रुप में कौन कौन से टाइप के लोग इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ग्रुप है,
वो लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन एंट्री का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे बेसिकली, क्योंकि हमने बोला है इंश्योर्ड आपका एक ग्रुप वाला पर्सन नहीं होना चाहिए. So employer-employee groups where employer-employee relation exists between master group policy holders and members of group in accordance with applicable laws, and non-employer-employee groups where a clearly evident relationship exists between master group policy holder and members of the group for services or activities. तो अगर non-employer-employee वाले रिलेशन भी है बट स्टिल हमें लगता है क्लियरली एग्जिस्ट है कि वहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर कुछ रिलेशन है, जैसे कुछ प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल की फॉर्म में वर्क कर रहे हो बट स्टिल आपने इस तरीके से बना रखा है कि एक पर्टिकुलर मास्टर या ग्रुप पॉलिसी होल्डर होगा और बाकी उसके मेंबर्स होने वाले हैं, तो वो लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन एंट्री से कवर नहीं होंगे. और हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या है, इफेक्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच प्रोवाइड फॉर सिकनेस बेनिफिट्स, मेडिकल सर्जिकल हॉस्पिटल एक्सपेंस का बेनिफिट, वेदर इनपेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो. ट्रैवल कवर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं. एंड जीटीए की डेफिनेशन जो हुआ करती थी कि एक जो पर्सन होता है जो इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, उसको हम जीटीए बोलते हैं. बट उसके डेफिनेशन में थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया है कि उसमें लोकल डिलीवरी वाली जो सर्विसेज है जो इको के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, इको प्रोवाइड कर रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगी यहाँ पे भी. ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एन इको बाय होम सर्विसेज ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड या थ्रू होम सर्विसेज ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड. ठीक है, देन आईटीसी से रिलेटेड ये बहुत बेसिक सा है कि अब क्या कर दिया, पहले जो आपका आईएसटी वाला सेक्शन हुआ करता था ना, उसमें जो आरसीएम का आप आईटीसी भी क्या कर सकता है, आईएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी का रेफरेंस दिया हुआ था एक्ट में. ठीक है, सो उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए अब आईजीएसटी एक्ट का भी रेफरेंस दे दिया. ठीक है, तो अब एक्सप्लिसिटली इंक्लूड कर दिया आईजीएसटी का भी रेफरेंस भी. पहले भी डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकता था बट थोड़ा सा लॉ में क्लैरिटी नहीं थी. ठीक है, सो वो लीगली वैलिड तो था बट लॉ में उसका मेंशन नहीं था, इसलिए उसको अब इंक्लूड कर दिया है. सो अब आप सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों का आप क्या कर सकते हो, आईएसटी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. और एसजीएसटी का, एसजीएसटी एक्ट से गवर्न होगा ना वो, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हो आप. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में जो मैंने बताया 9(5) में इंक्लूजन हुआ है एक एंट्री का, कौन सी एंट्री होगी, अभी हमने पढ़ा लोकल डिलीवरी वाली. तो सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट, एक्सेप्शन यहाँ पे वो राहत जो मैंने आपको पढ़ाया था है ना, इसमें मैं बताती थी AH के इसमें अगर ये रजिस्टर्ड होंगे तो फिर ये 9(5) नहीं लगेगा, फिर उनको खुद को रजिस्ट्रेशन लेके क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा. तो A और H में एक और इंक्लूजन हो गया अब L का. तो लोकल डिलीवरी केस में भी अगर पर्सन क्या है लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर 9(5) नहीं लग पाएगा. तो ये पर्सन जो है लोकल डिलीवरी की सर्विसेज जो दे रहा होगा वो एक्सेप्ट होना चाहिए लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी वो 9(5) से इको के ऊपर लाइबिलिटी शिफ्ट होगी. गॉट इट. देन रिटर्न्स, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्ट हो चुकी है कुछ केस में. तो कमिश्नर ने काउंसिल के रिकमेंडेशन पे अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 44 की, उन्होंने अगर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर अगर अप टू 2 करोड़ का है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स ये जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कर दी है, एग्जेम्प्ट कर दी है उन लोगों के लिए. उसके बाद रिफंड्स में पहले तो ऐसा हुआ करता था, जो प्रोविजनल रिफंड आपको मिलता था ZRS के केस में, उसमें ऐसा था कि मस्ट बेसिस पे 7 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल 90% ऑफ द अमाउंट का प्रोविजनल रिफंड देना ही होगा. लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया है कि ये जो काम किया जाएगा इट विल बी बेस्ड ऑन सिस्टम बेस्ड रिस्क इवेल्युएशन. तो हम अपने रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट पहले इवेल्युएट करेगा कि ये पर्सन ठीक तो है ना, इसके चाल चलन ठीक तो है ना, अगर वो ठीक लगेगा तो हम उसको ये प्रोविजनल रिफंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे. ठीक है, और पहले तो देना ही पड़ता था. ठीक है, और अब तो है कि पहले हम वेरीफाई करेंगे उसके बाद देंगे, और साथ ही साथ अगर हमें लगता है इफ़ वी हैव द रीजन्स तो वी विल रिकॉर्ड दोज रीजन्स इन राइटिंग कि हम
रिफ़ंड नहीं देना चाहते ऑन प्रोविजनल बेसिस, हम सीधा ही क्या करेंगे, जो फाइनल ऑर्डर होता है आपका रिफ़ंड का वो पास करेंगे और उसी के बेसिस पे आपका रिफ़ंड दिया जाएगा, प्रोविजनल रिफ़ंड नहीं देंगे आपको। सो हाउएवर फॉर रीजंस रिकॉर्डिंग in writing, PO may not grant refund on provisional basis and proceed with order under Rule 92. However, said order shall not be required to be revalidated by PO. और इस केस में रिवैलिडेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। Then persons not allowed refund on provisional basis, किन किन को प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड नहीं दिया जाएगा उसकी भी लिस्ट नोटिफाई कर दी है। तो एक तो इन्होंने जिनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रखा, हम उनको प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे, ठीक। और दूसरा, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स के केस में इन्होंने कह दिया कि अगर आप इन चीज़ों का क्या करते हो, सप्लाई करते हो, तो हम आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं देंगे। क्या क्या? एरिका नट्स, इनकी यहाँ पे चैप्टर हेडिंग और टेरिफ आइटम और ये अमेंडमेंट का पार्ट बन के आया है, तो आप इसको याद रखोगे, ठीक है। तो 080280, क्या 080280, 080280 एरिका नट्स। दूसरा है पान मसाला 21069020। आइडियली वैसे तो डिस्क्रिप्शन से काम चल जाएगा, बट फिर भी अमेंडमेंट्स पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो सेफर साइड में तो मैं सच में ही कहूँगी इसको याद रख लेना, ठीक। सो 21069020, 21069020 पान मसाला। एंड आगे वाले तो थोड़ी इजी ही है। टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट्स में सिर्फ चैप्टर का नाम दे रखा है, चैप्टर नंबर 24 है, और एसेंशियल ऑयल्स के केस में 3301 हो जाएगा, ठीक है। सो एक थोड़ा सा मे बी इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी थोड़े से रिजेंबल करते हैं, जैसे 08 की जगह फिर लास्ट में 80 हो रहा है और बीच में आपका 02 आ रहा है, ठीक है। फिर 21069020 है ना, और 243301। एरिका नट्स, पान मसाला, टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्स्टिट्यूट और एसेंशियल ऑयल्स, इनके केस में आपको प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर आप इन चीज़ों का सप्लाई कर रहे हो देन यू वोंट बी ग्रांटेड प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड, और साथ ही साथ अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं है तो उस केस में भी नहीं मिलेगा। फिर डिमांड रिकवरी से रिलेटेड भी आपको एक कुछ लिमिट्स का ध्यान में रखना है। पहले 73-74 के लिए हुआ करती थी, अब 74 के लिए भी 74A के लिए भी आ चुकी है, ठीक है। तो SCN और ऑर्डर पासिंग कौन सा बेसिकली ऑफिसर करेगा उसकी लिमिट है, और ये सेम लिमिट ना आपको ध्यान रखना है जब हम सेक्शन 122 में जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में SCN या ऑर्डर पास करते हैं उसके लिए भी सेम लिमिट्स एप्लीकेबल रहने वाली है, ठीक है। तो एक ही बार याद करना है आपको। देखो, सुपरिंटेंडेंट ACDC एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट ACDC एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, ये हम CGST के ऑफिसर्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मॉनेटरी लिमिट देखो आप कैसे देखोगे, C के लिए जितनी लिमिट है उसका डबल आपका I के लिए हो जाएगा, और C+I के लिए जब हम लिमिट चेक करेंगे तो हमको क्या कर देना है, वो I वाली लिमिट यहाँ पे काम में लेनी है। अभी C+I का मतलब क्या है, तो देखो अगर SCN सेक्शन 74 में इशू हो रहा है और जो केस है उसमें IGST से रिलेटेड भी आपने कुछ दिक्कत करी है, टैक्स शॉर्ट पेड नॉट पेड है ना, वो वाली जो केसेस है, तो उसमें CGST का भी दिक्कत है और IGST की भी दिक्कत है। तो फिर आप क्या करोगे, C+I वाली जो ये लिमिट है इसको आप चेक करोगे, ठीक है। सो कंबाइंड अमाउंट के बेसिस पे हम ये लिमिट्स को यहाँ पे चेक करेंगे। क्या कंबाइंड अमाउंट्स के बेसिस पे चेक करेंगे, जैसे मान लो आपका 15 लाख का CGST है और IGST आपका है से ऑफ 7 लाख, राइट। सो अब आप किस लिमिट में जाओगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं अप टू 10 लाख से ज़्यादा और 20 लाख तक देख रही हूँ, सॉरी 10 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक का जो होता है उसमें तो ACDC काम में आता है C, अगर मैं C की लिमिट देखूंगी, और अगर मैं I की लिमिट देखूँ तो वो 7 लाख हो रही है, विच मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले कैटेगरी में सुपरिंटेंडेंट के पास जाना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो जैसे आप दोनों को ऐड करो, जो आ रहा है अमाउंट उसके बेसिस वाली लिमिट को आप चेक करोगे, ठीक है। सो अब देखो लिमिट्स है क्या, पहले याद तो कर ले इनको। सो बहुत सिंपल है, सुपरिंटेंडेंट ACDC एडिशनल जॉइंट कमिश्नर अप टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख एंड अप टू 1 करोड़ एंड मोर देन 1 करोड़। बहुत सिंपल, इसका डबल कर दो IGST के लिए, अप टू 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा एंड अप टू 2 करोड़ एंड मोर देन
2 करोड़ और C+I के लिए भी I वाली ही लिमिट्स एप्लीकेबल हो जाएगी। सो आई होप ये आपको इंस्टेंट लर्न भी हो गए होंगे। एक और चीज़, PO इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सक्लूडिंग पेनल्टीज। पेनल्टीज इसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है। हम जो सेक्शन 74A में पेनल्टी वगैरह लगा रहे हैं वो ऐड नहीं होगा, सिर्फ जो टैक्स वाला अमाउंट है वो हमें देखना है। और वो भी हम क्या देखेंगे, जो हमने शो कॉस्ट नोटिस में स्पेसिफाई किया है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। एंड स्टेटमेंट अक्रॉस ऑल टैक्स पीरियड्स, जितने भी टैक्स पीरियड से रिलेटेड हम ये करना चाह रहे हैं इशू 74A का ऑर्डर, ठीक है। सो पूरे का हम यहाँ पे अमाउंट इंक्लूड करके जो हाईएस्ट अमाउंट रहेगा, जो हाईएस्ट अमाउंट रहेगा उसके बेसिस पे इसको काउंट करने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने कई बार मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीपल टैक्स पीरियड से रिलेटेड सेम डिफॉल्ट आप करे जा रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भी, 24-25 के लिए भी, 25-26 के लिए, तो मैंने एक के लिए शो कॉस्ट नोटिस इशू कर दिया। फिर मैं बाद के लिए क्या कर सकती हूँ, सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू करके बता सकती हूँ कि इन ईयर से रिलेटेड भी सेम डिफॉल्ट है, बस अमाउंट्स ये डिफरेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि जो ये मल्टीपल ईयर्स है ना, इसमें से जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट रह रहा है आपका, उसके बेसिस पे आप PO डिटरमाइन करोगे। फिर आपका ऑफिशियल पेनल्टीज में भी सेक्शन 122 के लिए वही 10 lakhs, 10 to 1 crore एंड 1 crore, 20 lakhs, 20 lakhs to 2 crore एंड मोर देन 2 crore। और यहाँ पे हम जो अमाउंट देखेंगे वो किसका देखेंगे, पेनल्टी का देखेंगे, ठीक है। सो वेयर SCN अंडर सेक्शन 122 इन्वॉल्व्स डिमांड ऑफ पेनल्टी विद रिस्पेक्ट टू बोथ C and IGST. PO is determined based on combined amount of penalty with respect to C and I, जो हमने अभी ऊपर देखा C+I दोनों को कंबाइंड अमाउंट करके चेक करेंगे। इररिस्पेक्टिव इंडिविजुअल अमाउंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि इंडिविजुअली वो कैसे भी एक्सीड कर रहे हो मॉनेटरी लिमिट से, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंबाइन करके ही चेक करेंगे। देन अपील्स एंड रिविजन से रिलेटेड देखो, एक जो आपका सिंगल मेंबर बेंच वाला कैलकुलेशन होता था कि अगर 50 लाख तक का वाला मैटर है आपका और क्वेश्चन ऑफ लॉ वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो एक सिंगल मेंबर बेंच भी उसको हियर कर सकती है उस पर्टिकुलर केस को, अपील को। और अदरवाइज क्या चाहिए होता है आपको, कम से कम एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर चाहिए रहता है। सो ये जो 50 लाख वाली लिमिट रहेगी ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए यू वुड टेक क्यूमुलेटिव टैक्स और ITC इन्वॉल्व, या फिर अमाउंट ऑफ फाइन फी पेनल्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑल इश्यूज सबका मिला के क्यूमुलेटिव अमाउंट हमें कंसिडर करना है। और अगर एक से ज़्यादा टैक्स पीरियड्स वाली अपील है तो सारे टैक्स पीरियड्स के अमाउंट को हम इंक्लूड करके क्या करेंगे, यहाँ पे 50 लाख की लिमिट को चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑल इश्यूज एंड ऑल टैक्स पीरियड्स के बेसिस पे हम क्यूमुलेटिव अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, फिर चेक करेंगे वो 50 लाख से एक्सीड जा रहा है या अप टू 50 लाख है। गॉट इट। अच्छा, जो GST 80 को आप अपील फाइल करते हो उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट बेसिकली इतना है कि जो टैक्स पेयर अपील फाइल करता था वो हमने पहले देखा हुआ है, GST अपील 05 में फाइल करता है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरली करनी होती है, और प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको इमीडिएटली इशू कर दिया जाता है। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म भी याद रख लेना, GST APL 02A का पार्ट A, ठीक है। बट पहले क्या था, मैनुअल फाइलिंग भी अलाउ कर देते हैं, अब इन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया मैनुअल फाइलिंग अलाउ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि GST 80 एक्चुअली में इम्प्लीमेंट ना उसके प्रोविजंस अभी होने लगे, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया मैनुअल फाइलिंग आपको हटा देना है। सेम डिपार्टमेंट ने अपील में भी मैनुअल फाइलिंग हटा दी है। GST APL 07 यहाँ पे आता है, ठीक है, और वही पार्ट A ऑफ फॉर्म GST APL 02A में आपका प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली इशू होगा। फिर जो आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हो GST APL 06 के थ्रू, उसके केस में भी मैनुअल फाइलिंग का प्रोविजन रिमूव कर दिया गया है। अपील फाइलिंग की डेट हम क्या कंसिडर करेंगे, तो इसके केस में अगर पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी ऑर्डर अवेलेबल होता है तो आपका जो क्या होता है, जैसे ही आप फाइनल एक्नॉलेजमेंट, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट के बाद जो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा उसके बेसिस पे वही आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगी, और उसमें इंडिकेट आपकी अपील फाइलिंग की डेट होगी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली डेट, ठीक है। सो फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको इशू करी जाएगी, ठीक, issued in पार्ट B ऑफ GST APL 02A, ठीक है। 02A का पार्ट 1 में प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट और पार्ट B में फाइनल एक्नॉलेजमेंट।
ऑन रिमूवल ऑफ एनी डिफेक्ट्स, ठीक है, अगर कोई होगा तो, और आपकी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाली डेट आपकी अपील फाइलिंग की डेट बन जाएगी। बट अगर आपका पोर्टल पे ऑर्डर अपलोड नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, 7 डेज़ के विद इन उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, ठीक है। सो अगर आप 7 डेज़ में करवा देते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, हम फाइनल एक्नॉलेजमेंट जब इशू करेंगे वो पार्ट बी में ही होगी, यहाँ पे भी GST APL 02A के, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट ही आपकी डेट ऑफ अपील मानी जाती है। बट अगर आप 7 डेज़ के बाद अपलोड करते हो तो फिर उसके केस में क्या होता है, जब आप एक्चुअली में कॉपी सबमिट करोगे दैट डेट इज़ गोइंग टू बी काउंटेड एज योर डेट ऑफ अपील फाइलिंग। तो यहाँ पे भी फाइनल एक्नॉलेजमेंट के लिए तो पार्ट बी ऑफ APL 02A ही रहेगा, लेकिन द डेट ऑफ सबमिशन और अपलोडिंग ऑफ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी टैक्स पेयर के केस में और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर डिपार्टमेंटल अपील इज गोइंग टू बी डेट ऑफ अपील फाइलिंग। गॉट इट। उसके बाद एक और चेंज है ऑर्डर से रिलेटेड कि अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, शेल अलॉन्ग विद इट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 1131 इशू और कॉस्ट टू बी इशूड, या तो खुद इशू करेगा या फिर करवाएगा इशू, क्या, ऑर्डर की समरी इन्फॉर्म GST APL 04A क्लियरली इंडिकेटिंग फाइनल अमाउंट ऑफ डिमांड कन्फर्म्ड बाय द अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना रहेगा। पहले कुछ स्टेटमेंट वगैरह इशू करने की बात हुआ करती थी, अब आपको समरी ऑफ ऑर्डर इशू करवाना है। अपार्ट फ्रॉम योर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर के अलावा आपको एक समरी ऑफ ऑर्डर भी इशू करवाना है APL 04A में, ठीक है। तो ये तो थे आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ GST। अब हमारे कुछ कस्टम्स लॉ से रिलेटेड है। सो देखो, सबसे पहला आपका है इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन में जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन वगैरह होता है ना, उसकी रेगुलेशंस ही चेंज हो गई है। रेगुलेशंस 2025 एप्लीकेबल हो गई है अब इंस्टेड ऑफ रेगुलेशंस 2018। तो कुछ टाइम लिमिट्स वगैरह का चेंज हुआ है, याद रखना पड़ेगा। टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन फर्निश फॉर द पर्पज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। रेगुलेशन 4, देखो आपका जो प्रोविजनल असेसमेंट होता है कस्टम्स में वो कुछ रीजंस के कारण होता है ना, कि एक तो होता है कि कई बार आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे वो आप फर्निश नहीं करते हो, है ना, उसका उस सब के कारण होता है। कई बार आपके कुछ पर्टिकुलर आपकी टेस्ट वगैरह करवाने, केमिकल टेस्ट वगैरह, उसके कारण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेशन 4 गवर्न करेगी कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण क्या हो रहा है, आपका प्रोविजनल असेसमेंट करना पड़ रहा है, तो उसके केस में कब तक ये फाइनलाइजेशन के लिए हमें किस टाइप से लिमिट्स का फॉलो करना पड़ेगा, कब कब डॉक्यूमेंट्स PO मांगेगा, कब कब आप दोगे, उस सब की टाइम लिमिट्स। तो PO मस्ट इन्फॉर्म इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर इन राइटिंग स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर मस्ट प्रोवाइड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो वो 15 दिन में मांग लेगा, आप 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम ऑर्डर और एक्विजिशन डेट आप क्या कर दोगे, दे दोगे ये डॉक्यूमेंट्स। और आपको क्या मिल सकता है, 2 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है बाय द PO, वो खुद से भी दे सकता है ये एक्सटेंशन, और चाहे तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर अगर रिक्वेस्ट करेंगे तब ये एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और फिर सीनियर ऑफिसर क्या कर सकता है, सीनियर जो आपका ऑफिसर रहेगा वो एडिशनल और भी टाइम पीरियड्स के लिए अलाउ कर सकता है, बट यहाँ पे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की रिक्वेस्ट पे ही होगा, ये खुद से नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो ओन भी हो सकता है और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के कहने पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कहेगा तभी सीनियर ऑफिसर्स आपको फर्दर पीरियड अलाउ करेंगे। सो इन जनरल 2 months का पीरियड है, 2 महीने का और एक्सटेंशन और एडिशनल और एक्सटेंशन हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है ये जो एक्सटेंशन है ये आपका करते करते प्रोविजनल असेसमेंट के 14 महीने, प्रोविजनल असेसमेंट से 14 महीने के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, 14 महीने के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, तो मतलब 1 साल 2 महीने के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। सो नो एक्सटेंशन मे बी अलाउड बियॉन्ड 14 months फ्रॉम प्रोविजनल असेसमेंट। इफ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आर नॉट मेड अवेलेबल विद इन टाइम अलाउड एज पर अबव प्रोविजन, PO शैल प्रोसीड टू फाइनलाइज। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो भाई कब तक आपके भरोसे बैठे रहेंगे, हमें तो केस तो ख़त्म करना है ना, तो हम क्या कर देंगे, फिर जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं हम फाइनलाइज तो आप करेंगे ही आपका प्रोविजनल असेसमेंट। अगर टाइम में नहीं करते तो टाइम की एक्सपायर होने के बाद हम आपका प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज कर देंगे। ऑन सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा PO को इन राइटिंग कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्निश कर दिए हैं। देन रेगुलेशन 5 कब एप्लीकेबल होगी, जब प्रोविजनल असेसमेंट आपका किया जा रहा है,
क्योंकि पीओ को फर्दर इंक्वायरी करने की नीड फील हो रही थी। तो टाइम लिमिट टू कंक्लूड इंक्वायरी फॉर द पर्पसेज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, कि आपको इंक्वायरी कितने टाइम लिमिट में कंक्लूड करनी पड़ेगी। सो ऑफिसर ऑफ कस्टम्स शैल कंप्लीट द इंक्वायरी एंड ट्रांसफर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द रिपोर्ट इन राइटिंग टू पीओ फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट विद इन 14 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो 14 मंथ्स के बियॉन्ड यहाँ पे भी आपका नहीं जाएगा टाइम पीरियड। और इस इंक्वायरी की ड्यूरेशन में भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो आपसे प्रिस्क्राइब टाइम में मांग लिए जाएंगे। अब आप क्या फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट से पहले ड्यूटी का वॉलंटरी पेमेंट कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। रेगुलेशन 7 बोलती है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वॉलंटरी पे कर सकते हैं अमाउंट इलेक्ट्रॉनिकली अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल ड्यूरिंग प्रोविजनल असेसमेंट। ये अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, जैसे मान लो आपका फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट पे 2 लाख ये ड्यूटी निकलती है और आपने पहले वॉलंटरीली 1.5 लाख पे कर दिया था, तो ऑब्वियसली 2 लाख में से पहले 1.5 लाख का एडजस्टमेंट करेंगे और फिर जो बचेगा वो हम आपसे रिकवर कर लेंगे। अगर एक्सेस पे कर दिया होगा तो रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। हालांकि जो नॉर्मल बेसिस पे हम आपका क्या इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो जो जैसे पहले हुआ करता था एज इट इज़ वो वैसा ही मैकेनिज्म रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर दिमाग मत लगाना। इंटरेस्ट आपका जो जितने टाइम का डिले किया उतने टाइम का तो लगेगा ही ना, तो वो यहाँ पे भी आपका लग जाता है। देन टाइम पीरियड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, तो हमने सारी इंक्वायरी का टाइम लिमिट जान लिया, डॉक्यूमेंट्स का टाइम लिमिट जान लिया। अब प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनलाइजेशन का टाइम लिमिट क्या रहेगा? सो इट वुड बी फाइनलाइज्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम, अगर रेगुलेशन 4 का केस है तो रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, और अगर रेगुलेशन 5 का केस है तो कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स इनसे हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा। और ये 3 महीने का पीरियड और 2 महीने से एक्सटेंड कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर, ठीक है। सो जनरली ये आपको इन्होंने दे दिया मेन टाइमलाइन, बट मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लिमिट हो सकता है ये तो इन्होंने बता दिया कि भाई जैसे मान लो आपने जो सब कुछ कंप्लीट करवा लिया वो 6 महीने के अंदर कर दिया, ये इंक्वायरी करनी थी वो सब आपने 6 महीने में कर ली, ठीक है। सो आप उससे 6 महीने से प्लस 3 महीने और ले लो या मैक्स टू मैक्स 2 महीने का एक्सटेंशन ले लो, उसमें आप फाइनलाइज कर दोगे। बट इन्होंने क्या बोला कि प्रोविजनल असेसमेंट से 2 साल के अंदर अंदर तो फाइनलाइजेशन किसी भी हालत में हो ही जाना चाहिए। तभी तो हम 14 मंथ्स में क्या करवा रहे थे, ये इंक्वायरी और आपका जो डॉक्यूमेंट्स था इनको हम 14 मंथ्स में, मतलब 1 ईयर और 2 मंथ्स में हम इसका काम करवा देते हैं और फिर हम 2 साल मैक्स टू मैक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम दी प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट से हमने बीच में क्या कह दिया कि यहाँ तक आप क्या कर दो, इंक्वायरी वगैरह का फाइनलाइजेशन कर दो और फाइनली 2 साल में आपका पूरा का पूरा फाइनलाइजेशन हो ही जाना चाहिए प्रोविजनल असेसमेंट का। तो ये मैक्सिमम वाली जो टाइमलाइन है वो आपकी 2 साल की यहाँ पे दे रखी है। अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होता है ना वो आपका ड्यूटी का फाइनल असेसमेंट करने में खुद ही केपेबल नहीं हो पाता। रीजंस उनके क्या हो सकते हैं, जैसे आपके केस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना हमने इंडिया के बाहर से मंगवाई है किसी अथॉरिटी से, लीगल प्रोसेस से, तो उसमें टाइम लग रहा है। या फिर कोई अपील सिमिलर मैटर में पेंडिंग है आपकी ही या किसी और पर्सन के रिगार्डिंग बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर स्टे का इंटरिम ऑर्डर लगा हुआ है बाय द अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर बोर्ड ने सिमिलर मैटर में सीबीआईसी ने स्पेसिफिक डायरेक्शन या ऑर्डर पास कर रखा है कि इस मैटर को भी पेंडिंग रखो, या फिर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की पेंडिंग एप्लीकेशन है बिफोर द सेटलमेंट कमीशन या इंटरिम बोर्ड। तो इन सभी केसेस में हमारे हाथ क्या है, बंधे हुए, तो हम फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे? तो जैसे फिर आपको जो ये टाइमलाइन काउंट करनी रहेगी, ये आपको कहाँ से काउंट करनी रहेगी? प्रोविजनल असेसमेंट से काउंट नहीं करनी, ये आपको काउंट करनी है फ्रॉम दी डेट व्हेन सच रीजन सीजेस टू एग्जिस्ट। तो जब ये रीजंस हमारे जो हाथ बंधे हुए थे वो खुल जाएंगे बेसिकली, वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, टाइमलाइन को फॉलो करेंगे, प्रोविजनल असेसमेंट की डेट से फॉलो नहीं करेंगे। अब किस तरीके से फाइनलाइजेशन होगा, मैनर क्या रहेगा? तो रेगुलेशन 9 बोलता है वही आप सेक्शन 18 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के बेसिस पे फाइनलाइजेशन कर लोगे, ठीक है। अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आपका कॉन्ट्रारी रहता है टू द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, तो आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह देनी रहेगी। और अगर आपका प्रोविजनल असेसमेंट ही क्या होता है, कंफर्म करते हो आप फाइनल असेसमेंट के थ्रू,
तो उसके केस में आपको ध्यान रखना है, एक सेकेंड, हाँ, सो उसके केस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट को ही कंफर्म कर रहे हो बाय द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, तो आपको बस एक्सेप्टेंस चाहिए इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की, वो भी इससे सहमत है, तो बस आप फाइनलाइज कर दोगे। इफ़ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इज़ टू पे डेफिशिएंसी ऑफ अमाउंट, तो जो फाइनली असेस्ड या रीअसेस्ड अमाउंट रहेगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑलरेडी पेड अमाउंट, वो आप पे करोगे जितना भी डेफिशिएंसी बचेगी, और उसके लिए आपको बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल हम रिटर्न कर देंगे ताकि आप अमाउंट पे कर सको, और जो भी रिलेवेंट इंटरेस्ट बनेगा साथ में आपको वो भी पे करना ही रहेगा एज पर दी नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है, तो जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नॉर्मली देख के आए थे ना, 15% का आप काउंट करते हो, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ से लगाते हो टिल द डेट ऑफ पेमेंट, वही सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक, देन मैनर ऑफ क्लोजर सब्सिक्वेंट टू फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो जैसे आपका प्रोविजनल असेसमेंट फाइनलाइज हो जाएगा और आपने जितनी भी ड्यूटी अगर कुछ बनती थी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या तो वो पे कर दिए, या फिर आपका जो प्रोविजनल असेसमेंट था हमने उसी को कंफर्म किया, तो मतलब एडिशनल कुछ अमाउंट पे करना बनता ही नहीं है, वॉट एवर द केस में भी। या फिर इम्पोर्टर ने पेमेंट नहीं किया एक्चुअल में, तो उन्होंने क्या कर दिया, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया इक्विवेलेंट एक्सेस ड्यूटी जितना भी आपका बनता है वेयर हाउस गुड्स के केस में, और अगर आप उनको क्या करवा रहे हो, होम कंजप्शन क्लियर करवा रहे हो, एक्सपोर्ट करवा रहे हो, तो आपने पे कर देना चाहिए, और वेयर हाउस गुड्स के केस में हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करके काम चलवा लेंगे। ठीक, तो अगर ऐसा सब कुछ हो गया है तो हम क्या कर देंगे, जो आपका प्रोविजनल असेसमेंट वाला बॉन्ड था, सिक्योरिटी थी, हम उसको रिटर्न कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है, अगर कोई पेंडिंग ड्यूज़ नहीं होंगे तो ही ऑब्वियसली, और अगर ड्यूज़ 90 दिन से ज़्यादा अनपेड रहते हैं, 90 डेज से ज़्यादा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, सिक्योरिटी को हम इन कैश करवा के उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, और नहीं तो रिकवरी भी करी जा सकती है, रिकवरी की प्रोसीडिंग्स भी आपके अगेंस्ट चलाई जा सकती है, और अगर कुछ रिफंड वगैरह बनेगा तो वो रेलिवेंट प्रोविजंस के बेसिस पे आपको दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट बनता है तो वही 3 महीने बाद वगैरह वाले प्रोविजन लगते हैं, वो हो जाएगा। क्या टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है प्रोविजनल असेसमेंट के फाइनलाइजेशन की? तो जो 2 साल की टाइम लिमिट है उसको कमिश्नर ऑफ कस्टम्स 1 साल से और बढ़ा सकते हैं फॉर सफिशिएंट कॉज एंड विद रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और पेनल्टी कितनी रहेगी कि अगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या कस्टम्स ब्रोकर कॉन्ट्रावीन करते हैं या इन रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उनको पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 158(2) सेकेंड ऑफ द कस्टम्स एक्ट। अब पता नहीं इन्होंने क्वांटम क्यों नहीं स्पेसिफाई किया, बाकी इस प्रोविजन में अप टू 2 लाख तक की कुछ पेनल्टी है, ठीक है, बट इन्होंने क्वांटम स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो ठीक है। विदाउट प्रीजुडिस टू एनी अदर एक्शन अंडर एक्ट एंड सो, ठीक है। तो बाकी जगह जो आपके साथ दिक्कतें होगी तो होगी, इसके अलावा यहाँ पे भी आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन की रेगुलेशन के थ्रू पेनल्टी लग सकती है। एंड एक और स्टैट्यूटरी अपडेट रोड टैप स्कीम में है, विच इज़ कि इसका फर्दर एक्सटेंशन कर दिया है टिल 31 मार्च 2026। तो रोड टैप स्कीम फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम DTA या बाय एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड सेल्स यूनिट्स, इनको हम नई वैलिडिटी एक्सटेंड करती है अप टू 31 मार्च। तो इसके बहुत बार मल्टीपल टाइम एक्सटेंशन हुआ है, तो एक और बार एक्सटेंशन सही। ठीक, अब कुछ फाइनेंस एक्ट वाले अमेंडमेंट्स देखो। एक तो लोकल अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो बाकी जो चेंज नहीं हुआ है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जो चेंज हुआ है वो देख लेते हैं। तो इसका जो C क्लॉज है, इट सेज म्युनिसिपल अथॉरिटी मीन्स अ म्युनिसिपल कमिटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एनी अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट विद कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ पहले यहाँ पे लिखा होता था म्युनिसिपल और लोकल फंड, ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दिया, म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन और देती है। तो म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड की मतलब देखो क्या रहेंगे। इस कह रहे लोकल फंड क्या होगा, एनी फंड अंडर कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एन अथॉरिटी ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके मैनेजमेंट कंट्रोल में जो फंड है, सेम म्युनिसिपल फंड में भी होगा। ये इस्टेब्लिश किसके लिए करे गए हैं, आम जनता के कुछ चीज़ों को, सुविधाएं को प्रोवाइड करने के लिए, डिस्चार्जिंग सिविक फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू बस यहीं पे इनका डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पंचायत एरिया से रिलेटेड रहेगा आपका लोकल फंड,
और म्युनिसिपल फंड मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर म्युनिसिपल एरिया से एसोसिएटेड वाला होगा। इन्वेस्टेड बाय लॉ विद पावर्स टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। क्या कर सकते हो आप, कोई पर्टिकुलर टैक्स ड्यूटी वगैरह लगा सकते हो, इम्पोज कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो, उनका कहाँ कहाँ यूज़ होना चाहिए, जो हमने टैक्स से पैसा कलेक्ट किया उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है एक तरीके से, वो भी ये डिसाइड कर सकते हैं। तो दोनों के केस में बस सब कुछ सेम है, सिर्फ एरिया का डिफरेंस रहेगा, तो इसको याद रख लेना, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है। देन आईटीसी में एक अच्छा चेंज हुआ है, जो सेक्शन 17(5)(d) हुआ करता है, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड। तो पहले तो 17(5)(c) में ही सिर्फ था प्लांट एंड मशीनरी वर्ड। अब 17(5)(d) में जो प्लांट और मशीनरी हुआ करता था उसको भी प्लांट एंड मशीनरी कर दिया गया है। तो जो स्कोप थे आपके वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, यहाँ पे भी प्लांट एंड मशीनरी वर्ड आ चुका है। तो अब जितने भी कोई भी जजमेंट्स वगैरह पास हुए हो भले से, वहाँ पे अगर प्लांट और मशीनरी वर्ड का भी यूज़ है, हम उसको प्लांट एंड मशीनरी वर्ड ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ना, वो तो एक तरीके से बिना काम का हो गया, प्लांट और मशीनरी का कोई लेना देना ही नहीं था। एनीवेज, देन टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स चैप्टर में क्रेडिट नोट से रिलेटेड एक थोड़ा सा इसमें प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है सेक्शन 34(2) में। यहाँ पर क्रेडिट नोट के लिए स्पेसिफिकली अब क्या इंसर्ट कर दिया कि क्रेडिट नोट के लिए की बेसिस पे आप जीएसटी लाइबिलिटी कम करते हो, ठीक है। सो अब स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप तभी कम कर पाओगे जब सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स किया होगा, या फिर आपने इंसिडेंस ऑफ बर्डन, टैक्स बर्डन आपने पास ऑन नहीं किया होगा। So it is explicitly provided that reversal of corresponding ITC with respect to a credit note, if availed, is must by registered person, registered recipient, for the purpose of reduction of tax liability of the supplier with respect to the said credit note. No. So ultimately क्या है, कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में रिडक्शन हम नहीं देंगे सप्लायर को अनटिल रजिस्टर्ड रेसिपेंट के केस में तो क्या होगा, आईटीसी जो था वो उसने रिवर्स नहीं किया होगा, तब तक हम आपको रिडक्शन नहीं करने देंगे। और अगर आपने अदर केसेस में, मतलब अनरजिस्टर्ड वाले लोगों के केस में इंसिडेंस पास कर दिया होगा, तब हम आपको रिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। हम आपकी जीएसटी लाइबिलिटी तब तक कम करने नहीं देंगे, या तो सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स नहीं कर दिया हो, और अगर मान लो सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं था तो उसने आईटीसी लिया ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके केस में तो आपने क्या कर दिया, बर्डन पास ऑन कर दिया, तो फिर हम आपको किस बात का टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने को देंगे, नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। देन है रिटर्न्स। अनलेस आप क्या कर दो, ये अदर अनरजिस्टर्ड वालों के केस में भी क्या कर दो, उस पर्सन को स्पेसिफिकली क्रेडिट नोट दो, उसके पैसा उसको रिफंड करो कि भाई हम आपको टैक्स भी वापस करते हैं, जीएसटी का पैसा भी वापस करते हैं क्रेडिट नोट के थ्रू, तो बात अलग है। सो या तो सामने वाला आईटीसी रिवर्स करे, या फिर आप इंसिडेंस पास ऑन नहीं करो, तो ही आप जो जीएसटी लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो बीइंग अ सप्लायर। देन एक और चेंज हुआ है, आईटीसी का जो स्टेटमेंट की बात हुआ करती थी, है ना, उसमें पहले था ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट रहेगा। ये ऑटो जनरेटेड वर्ड अब गवर्नमेंट ने हटा दिया है, आईटीसी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट जनरेट होगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑटो जनरेटेड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऑटो जनरेटेड वर्ड को हटाने का मतलब ही गवर्नमेंट अब उस पर भी कंट्रोल करेगी कि कौन सा आईटीसी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे गड़बड़ लग रही है तो हो सकता है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी में रिफ्लेक्ट ना करवाए, ठीक। सो यहाँ से ऑटो जनरेटेड वर्ड ऑमिट किया गया है। सो अब अल्टीमेटली जो आप आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फर्निश करते हो और जो आपकी आईटीसी की डिटेल्स रहेगी उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करोगे। और इस स्टेटमेंट में अब जो आईटीसी वाला स्टेटमेंट रहेगा उसमें कुछ और अदर भी डिटेल्स प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट कर सकती है कि ये एडिशनल डिटेल्स भी हम चाहते हैं कि आईटीसी की स्टेटमेंट में शो हो, तो वो भी गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई है। इसके अलावा एक कुछ आपको ना इनएलिजिबल आईटीसी वगैरह वाले हम कुछ केस देखते थे, जैसे अगर न्यू रजिस्ट्रांट है, नया रजिस्ट्रेशन लिया है किसी ने, या फिर वो
कोई पर्सन टैक्स में डिफॉल्ट कर रहा है, टैक्स पेबल इज़ मोर देन टैक्स पेड, एक्सेस आईटीसी अवेल कर रहे हो आप, इस टाइप के कुछ जो केसेस होते हैं ना, अगर याद आ रहे हो, ऐसे हमने 5-6 कुछ केसेस देखे थे, है ना, तो वो हम पढ़ते थे इन एलिजिबल आईटीसी के लिए। पहले वो लिस्ट हुआ करती थी कहीं ना कहीं थोड़ी एग्जॉस्टिव, अब उसमें वर्ड इंक्लूड यूज़ कर दिया है, इंक्लूडिंग दीज पर्टिकुलर केसेस। ये केसेस हो सकते हैं जिसके कारण हम आपका आईटीसी इन एलिजिबल कैटेगरी में डाल दें, ठीक है। सो अब इस लिस्ट को एग्जॉस्टिव की जगह क्या कर दिया गया है, इलस्ट्रेटिव कर दिया गया है। तो इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं जब आपका आईटीसी इन एलिजिबल कैटेगरी में रखवा दिया जाए, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। सिंपल सा ये मीनिंग है। एंड ये तो बिल्कुल बिना काम का है कि सेक्शन 39(1) में अमेंडमेंट हुआ है कि अब गवर्नमेंट कुछ और कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है जीएसटी 3B के रिगार्डिंग, ठीक। देन देखो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, ये आइडियली वैसे सप्लाई में डाल सकती थी मैं, बट ठीक है, आईसीआई ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ऐड कर रखा है तो हम भी यहीं पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 3 में एक और चीज़ इंक्लूड हुई है, ठीक है। एक तो आप जो वेयर हाउस गुड्स का सेल करते थे वो हम क्या करते थे शेड्यूल 3 में नॉन सप्लाई, ना द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉन सप्लाई सर्विसेज मानते थे ना, वैसे ही अब क्या बताया है कि अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स का, वेयर हाउस गुड्स का, किस में, सेज यूनिट को या फिर एक फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स को, तो ये कुछ जोन्स बने होते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स, ठीक है। इन जोन्स में आप इन वेयर हाउस गुड्स का सेल कर देते हो तो उसको भी नॉन सप्लाई ट्रीट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अभी तक इनको क्लियर नहीं करवा रहे हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, ना ही इनका एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो बिफोर एक्सपोर्ट और डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियरेंस से पहले अगर सेज यूनिट डेवलप सेज यूनिट्स को या फिर फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स में सप्लाई किया जाता है ऑफ दी वेयर हाउस गुड्स, तो दैट इज़ गोइंग टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर हाउस्ड इन सेज यूनिट्स और इन अ फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन। अगर यहाँ पर गुड्स का सेल हो रहा है तो वो क्या रहेगा, आपका नॉन सप्लाई ट्रीट होगा, ठीक है। अगेन देख लो, सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि वेयर हाउस्ड है ना सेज और इन अ फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को इन जोन्स में आप क्या कर रहे हो, जो गुड्स वेयर हाउस है उनका सप्लाई कर रहे हो बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट्स या डीटीए, तो दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 मीन्स नॉन सप्लाई। और इन सब की जो मीनिंग रहेगा वो हम सेज एक्ट से पिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर को हम जब इसका पर्टिकुलर सेक्शन अभी मैं बताऊंगी उसके साथ देखेंगे पेनल्टी को। उससे पहले देख लो अपील्स एंड रिविजन के केस में प्री डिपॉजिट के रिगार्डिंग थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है कि जो भी आप अपील फाइल करोगे अब से अपेलेट अथॉरिटी और जीएसटीएटी को, तो उसके लिए हम नॉर्मल प्री डिपॉजिट का प्रोविजन क्या देखते हैं कि फुल अमाउंट डिपॉजिट करवाना है आपको, जितना भी अमाउंट आप एडमिट कर लेते हो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सबका, है ना। और जो आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है सिर्फ उसका आप 10% कंसिडर करते हो, मैक्सिमम 20 करोड़ और 40 करोड़ से नई जीएसटी, राइट। ये रहता है जनरल प्रोविजन। बट अगर मान लो जो आपने अपील रेस कर रहे हो वो सिर्फ पेनल्टी के ऑर्डर से रिलेटेड है, तो अब पेनल्टी के ऑर्डर से रिलेटेड जब होगी और आप डिस्प्यूट में चल जाते हो कि हम तो पूरा डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे तो आपका प्री डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्यूटेड टैक्स का वहाँ पे 10% मेंशन्ड है, राइट। सो उसको केटर करने के लिए फिर उन्होंने बोला कि अगर एक ऑर्डर इन्वॉल्व्स डिमांड ऑफ पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड ऑफ टैक्स, तो अपील में आपका मैंडेटरी प्री डिपॉजिट होगा 10% ऑफ दी पेनल्टी अमाउंट। क्या 10% ऑफ दी पेनल्टी अमाउंट आपका प्री डिपॉजिट होने वाला है। और ऑब्वियसली हमेशा जैसे हम करते हैं कि हमने एक बार अपीलेट अथॉरिटी को पेनल्टी दे दी, इसका मतलब ये नहीं है जीएसटीएटी को भी सेम क्योंकि प्री डिपॉजिट का अमाउंट क्या है, सेम है। आई सेड आई थिंक पेनल्टी इंस्टेड ऑफ प्री डिपॉजिट। हाँ, सो प्री डिपॉजिट अगर हमने ए को दे दी इसका मतलब ये नहीं है जीएसटीएटी को दोबारा नहीं देना, जीएसटीएटी का प्री डिपॉजिट इन एडिशन टू ए होता है। तो ये वाला जो प्री डिपॉजिट है 10% ऑफ पेनल्टी, ये भी सेम क्या रहेगा, इन एडिशन टू प्री डिपॉजिट बिफोर ए रहेगा, ठीक। अब देखो एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 148A ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर
सर्टेन गुड्स। एग्जैक्ट अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, बट ऐसा कुछ मैकेनिज्म लाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उसका एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर इंसर्ट कर दिया गया है। ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करी जाएगी अब गुड्स के रिगार्डिंग। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रेफर्ड टू इन सेक्शन 148A to B of the CGST Act and includes a digital stamp या फिर डिजिटल मार्क या फिर कोई भी सिमिलर मार्किंग जो कि क्या हो, यूनिक हो, सिक्योर हो और नॉन रिमूवेबल रहे। तो अब गुड्स को और अच्छे से ट्रैक करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। डिजिटली स्टैम्प होगा या कुछ डिजिटल मार्क किया जाएगा, ठीक है, और वो यूनिक रहेगा, सिक्योर रहेगा, रिमूव नहीं कर सको आप, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑन काउंसिल्स रिकमेंडेशन नोटिफाई कर सकती है किन किन के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा, गुड्स नोटिफाई कर सकती है, या फिर ऐसा भी कर सकती है साथ ही साथ कि इन गुड्स से डील करने वाले या जिनके भी पोजेशन में ये गुड्स रहते हैं उन सब लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्शन का कंप्लायंस करना रहेगा, राइट। इन गुड्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है सिस्टम फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन, और प्रिस्क्राइब कर सकती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग एंड इन्फॉर्मेशन जो उसमें रिकॉर्ड की जाएगी। तो एक तो पूरा एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट कर सकती है, और क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रहेगी, उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के अंदर क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ स्कैन करने जैसा कुछ ऑप्शन होगा या डिजिटली उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने का ऑप्शन तो होगा ही, तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी उसमें, वो बता सकती है। फिर जिन लोगों को इन सेक्शन का कंप्लायंस करने को कहा जाएगा वो लोग क्या करेंगे, अफिक्स करेंगे सबसे पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग अपने गुड्स और पैकेजेस पे, जिस भी तरीके से उनको कहा जाएगा कि ये तरीके से करना है आपको अफिक्स, तो वो करना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, फर्निश करनी पड़ सकती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं इन द प्रिस्क्राइब टाइम मैनर फॉर्म। आपको मशीनरी जो आपके मैन्युफैक्चरर वाले प्लेस ऑफ बिजनेस में इंस्टॉल्ड है उसके डिटेल्स देनी पड़ सकती हैं जो इन गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी यूज़ हो रही है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन कैपेसिटी, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन एंड सच अदर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम मैनर फॉर्म, ठीक है। सो आपको मशीनरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, और क्योंकि हम आपको भाई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, तो आपको कुछ प्रिस्क्राइब अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है। सो अफिक्स, फर्निश मशीनरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिस्क्राइब अमाउंट पेमेंट। सो दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग से रिलेटेड प्रोविजन जो इंसर्ट हुआ है। हालांकि अभी जहाँ पे भी आप देखोगे एज में भी प्रिस्क्राइब, तो मतलब इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट प्रोविजंस बनाएगी, मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेगी, अभी तक नहीं हुआ है, बट स्ट्रक्चर बेसिक प्रोवाइड कर दिया कि हाँ हम ऐसा कुछ लाना चाहते हैं। एंड इसी के रिगार्डिंग ये पेनल्टी दे रखी है कि एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अगर एक पर्सन का रेफरेंस आया है 148A(1)(b) में, 148(1)(b) बेसिकली ये है। सो अगर वो पर्सन एक्ट करता है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेट सेक्शन, he shall, in addition to any penalty under chapter 15 or the provisions of this chapter, be liable to a penalty of higher of 1 lakh rupees or 10% of the tax payable on such goods. क्या 1 lakh or 10% of the tax payable on goods, whichever is higher, is going to be the penalty if you contravene the provisions of section 148A track and trace mechanism for certain गुड्स, जिसके लिए UIM का कॉन्सेप्ट लाया गया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। सो ये आपके होते हैं स्टैट्यूटरी अपडेट्स और अमेंडमेंट्स जो भी थे वो कंप्लीट। एक और जगह बहुत रिफंड चैप्टर में मुझे एक अमेंडमेंट ट्रेस हुआ था, इसकी जगह यहाँ पे सिस्टम बेस्ड रिस्क एवेल्युएशन कर लेना, प्रोविजनल रिफंड का यहाँ पे रेफरेंस आया है, ठीक है। तो मेजरली जहाँ मुझे दिखा वो तो मैंने आपको बता ही दिए है अमेंडमेंट कि यहाँ मुझे ट्रेस हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं और होना तो नहीं चाहिए, बट इन केस हो तो थोड़ा सा आप खुद से उसको चेंज कर लेना। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी क्वेश्चन में इम्पैक्ट आ रहा हो वो मैं आपको बता दूँ खुद से ही, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।